नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पूरा का पूरा पेपर उत्तर सहित रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, या फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत की आरंभिक कृति है वो ऋग्वेद है, या फिर सबसे पुराना या फिर प्राचीन वेद है तो वो भी ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, यानी जो आपके इतिहास में आदि मानव वाला जो पार्ट है उसमें से बताया जा रहा है कि सबसे पहले है कौन सा जानवर था जिसको लोगों ने पालतू बनाया था, कुत्ते को बनाया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। कुत्ते को अपने घर के आसपास की रक्षा करने के लिए सबसे पहले इसको ही पालतू बनाया था, फिर उसके बाद में गाय, भेड़, बकरी इन सभी को धीरे धीरे बनाया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है, यानी खुदाई के दौरान कौन सा शहर है जहाँ पे महान स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं, यानी भारत की खोज जो किताब है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। एकदम इजी सा प्रश्न। ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का। आप हमेशा ध्यान रखना, ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में ही उदय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जलाशय को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, जलाशयों को दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, खाली स्थान भरें। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। भारत का प्रमुख मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। फिर उसके बाद में अगला है कि 0 डिग्री यामोत्तर को के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती रहती है, तो ध्रुवों की तरफ घटती रहती है। और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरह से इनका रिक्त स्थान भरना है। उत्तर भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, संग्राहक किन वस्तुओं का संग्रह करते थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा संग्राहक भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादनों का संग्रह करते थे। यानी भोजन के लिए जड़ों का उपयोग करते थे, यानी उनको संग्रहित करते थे, फलों को और जंगल के अन्य उत्पाद है उनको संग्रहित करते थे। विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और इस पेपर को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दो रेखा है, ध्यान रखना, एक तो कर्क रेखा और एक मकर रेखा। मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन वो दक्षिणी अक्षांश पे है, यानी दक्षिणी ध्रुव में है, तो दक्षिणी अक्षांश में है। और कर्क रेखा है ये उत्तरी अक्षांश में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय
पश्मीना ऊन को एकत्रित कर कश्मीरी व्यापारियों को बेचने का है। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उसका ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं यह राय पूर्वाग्रह कहलाती हैं। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति हैं तो उनके बारे में अपन ने अपने दिमाग में पहले से कोई राय बना ली है कि ये बंदा ऐसा है, इसके ऐसा है, उनके बारे में अपन ने जाना ही नहीं है, सही क्या है गलत क्या वो अपन को पता ही नहीं, अपन डायरेक्ट अपने दिमाग के अंदर पहले से बात को बिठा देते हैं, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। और ऐसा पूर्वाग्रह तो आपने अपने आसपास में खूब देखा होगा, क्योंकि हर जगह ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है पटवारी के कोई दो काम बताइए। तो पटवारी के दो काम, गांव की जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर एकत्रित करना, यानी उनसे लगान लेना। तो ये पटवारी के दो काम होते हैं। अगला प्रश्न है घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या लिखोगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। क्या लिखोगे? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही है, अपनी जगह पे ही घूम रही है, तो ये है घूर्णन। और पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती हुई चक्कर लगा रही है, तो ये परिक्रमण है। ये क्या है विद्यार्थियों? परिक्रमण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण। इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, यानी 24 घंटे में अपनी जगह पे घूम जाती है, इसीलिए 24 घंटे का एक दिन होता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। कितने? 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इसीलिए 365 दिन का एक साल होता है। अगला प्रश्न है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों मानचित्र के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दूरी, एक दिशा और एक प्रतीक, यानी दूरी दिशा प्रतीक, दूरी दिशा प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज के बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करना जैसे कई सारे काम शामिल थे। जैसे आज भी अपन करते हैं ना, एक जगह पे क्यों रहते हैं खेती करते वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे फसलों को बोने से लेकर पकने तक कई सारे काम करने पड़ते हैं। उसको सिंचाई देना, उससे खरपतवार को हटाना, जंगली जानवरों से रक्षा करना, तो उस समय भी लोग यही करते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो इसका सही आंसर है पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी खुदाई की ना उन वैज्ञानिकों ने, तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, वहाँ पे एक चांदी का बर्तन था, चांदी का बर्तन था, उसके ढक्कन और उसका जो फूलदान है ना, वहाँ पे कपड़े के कुछ चिपके हुए अवशेष मिले थे। अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी और फेंस से बनी टकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। वहाँ कपास की खेती भी की जाती थी, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था, यानी उस समय पे कपास की खेती भी होती थी। अगला प्रश्न है भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? यानी महावीर की प्रमुख शिक्षाएं लिखनी है। या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जैन धर्म के प्रमुख नियम कौन कौन से थे? तो इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं, देखिए कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के जीवन प्रिय। कितनी बढ़िया शिक्षा थी कि भाई सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए और सत्य जानने के लिए घर को छोड़ना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या बताया था? उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए, यानी भोजन के रूप में वो भिक्षा मांगे और एकदम नॉर्मल साधारण जीवन जिए।
पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। यानी एकदम ईमानदार हैं रहना चाहिए और चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, यानी परिवार के साथ में नहीं रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। जैन अनुयायी पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, इस तरह से उनकी शिक्षाएं थी। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा एक अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना। मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके पेपर बनाया है। पेपर बनाने में विद्यार्थियों 2 दिन लगे हैं, क्योंकि इन सभी को लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए पेपर तैयार होता है। मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों चले गए थे। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। तो इसका सही है कि लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है और लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा ग्राम का एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क को की सभा होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, अच्छे से याद कर लेना है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। वैसे यहाँ पे उत्तर दे रखा है, यहाँ पे देखिए अक्षांश देशांतर में बता ही देता हूँ, अब समय हुआ तो हुआ। अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पे ग्लोब बनाऊं, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे देखो ये विषुवत वृत्त है, यानी 20-20 में जो 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ की जो समांतर रेखाएं है ना, उत्तरी गोलार्ध की में और दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह से ये रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं विद्यार्थियों, अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह के समांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं तथा विषुवत वृत्त को काटती हैं, देशांतर रेखाएं अथवा देशांतरी यमांतर कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है और ये इस तरह से ये पृथ्वी के समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, ये देशांतर रेखाएं हैं और आड़ी होती हैं वो है अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। और अंतिम प्रश्न है कि ताम्रपत्र किसे कहते हैं और इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्रों से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि का प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का पेपर। मैंने पूरा पेपर आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उनसे पहले आपसे विनंती रहेगी, यार मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।